हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास, हमारा भाग 3 का प्रथम अध्याय यानी कि पाठ नंबर 1 मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। यानी कि भारत में कौन कौन से मुगल राजा आए थे और उनका विरोध जो है वो किन किन राजाओं ने किया था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल राजवंश की नींव रखी थी, परंतु मुगलों को प्रारंभ से ही भारतीय शक्तियों के कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह ने बाबर का विरोध किया था। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से ही खदेड़ दिया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली एवं आगरा में मुगलों को हरा करके हिंदू साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप तो जीवन भर अकबर के लिए एक चुनौती बने रहे। और इस अध्याय में हम मुगल सम्राटों एवं उनके विरुद्ध होने वाले आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग के जो प्रतिरोध है, विशेषकर हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती एवं महाराणा प्रताप का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है 1526 ईस्वी में भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के शासक जो है आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। हम लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, जिसका लाभ तैमूर और चंगेज खां के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उठाया। अब ये नाम ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आगे बाबर के नाम से ही बोल रहे हैं। जैसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध, इसका पूरा नाम क्या था बाबर का? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की नींव रखी। अब किसने रखी थी? बाबर ने। कब? पानीपत के पहले युद्ध में। अब यहाँ छोटे क्वेश्चन भी निकल के आ रहे हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की विजय हुई थी और उसने मुगल वंश की नींव रखी थी और इस वंश के शासकों ने लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया था। मुगल कौन थे? मुगल जो है मूल रूप से मध्य एशिया के थे। वो तुर्क और मंगोल जाति के मिश्रण माने जाते हैं। मुगल जो थे चगताई भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? चगताई भाषा, जो कि तुर्की की ही एक बोली थी। उज़्बेकों से हारने के बाद बाबर ने भारत की ओर रुख किया। अब ये कुछ मुगल शासक है यहाँ पे दिए हुए हैं कि सबसे पहले बाबर, उसके बाद कौन आया था? हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब, और उसके बाद कुछ अन्य छोटे छोटे मुगल शासक थे। हाँ जी, सबसे पहले है बाबर। बाबर जो है 1526 से 30 ईस्वी तक बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर ने 1519 से 26 के बीच भारत पर 5 आक्रमण किए थे और ये उसका 5वां आक्रमण था जो दिल्ली पर हुआ था। इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की नींव रखी। यह युद्ध जो था वो पानीपत के मैदान में 1526 में लड़ा गया था और यही युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपों और तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इस युद्ध के बाद बाबर को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा व हसन खां मेवाती से दो दो हाथ करने पड़े और बाबर ने जिहाद का सहारा लेकर युद्ध को जीता। इसके बाद बाबर ने चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में विजय प्राप्त करके मुगल वंश की नींव को सुदृढ़ किया यानी कि मजबूत किया। उसके बाद है राणा संग्राम सिंह, जिसका शॉर्ट नेम है राणा सांगा।
बाबर को भारत में जड़ें जमाता देखकर उस काल के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक राणा सांगा, जो कि 1482 से 1528 ईस्वी तक राजा रहे, ने उसे युद्ध में ललकारा। राणा ने बहुत से भारतीय राजाओं को एक संघ का रूप दिया, जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती और पानीपत में परास्त हुए, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हार गए थे, परास्त मतलब हार गए थे अफगान, वो भी शामिल थे। बाबर ने राणा सांगा का समर्थन करने वाले मुसलमानों को काफिर घोषित कर दिया था। राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा के पास, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है ना, खानवा के पास 16 मार्च 1527 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। राणा सांगा ने मुगलों के पांव उखाड़ दिए। घाव लगने से मूर्छित होने के कारण राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। राजपूतों के साहसपूर्ण प्रतिरोध को, यानी कि मुकाबले को देखते हुए बाबर ने न तो उनका पीछा किया और न ही वह मेवाड़ प्रदेश पर आक्रमण करने का साहस जुटा पाया। उसके बाद है हरियाणा के वीर मोहन सिंह मंढार। मोहन सिंह मंढार का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से था। कहां से था? कैथल जिले से, हरियाणा के। उसका जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए मुगलों को भारी क्षति यानी कि हानि पहुंचाई। बाबर ने अब बड़ी भारी सेना के साथ अपने सिपह सालार तरसम बहादुर और नौरंग बेग को भेजा, जो कि पानीपत में लड़ चुके थे। मोहन सिंह की वीरता की कथाएं सुन चुके मुगलों ने धोखा देने की योजना पहले ही बना रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़कर तो उससे जीता नहीं जा सकता, तो इसलिए उन्होंने धोखा देने की योजना बनाई। मुगलों ने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। जब ग्रामीण युद्ध में व्यस्त थे, तभी पीछे से बाबर के सैनिकों ने पूरे गांव को जला डाला। मोहन सिंह मंढार जो थे, वो गांव को जलता देख गांव की ओर वापस आए और अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया। उस दिन हजारों नर नारियों और बच्चों को शाही सेना ने कैद कर लिया। मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को दिल्ली ले जाया गया। बाबर ने इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, पर साथ साथ यह भी कहा कि यदि वे इस्लाम कबूल लेते हैं तो उनकी सजा जो है वो माफ कर दी जाएगी। इस्लाम स्वीकार न करने पर मोहन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट है हसन खां मेवाती। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें इस्लाम का वास्ता दिया, लेकिन हसन खां देशभक्ति के सामने मजहब का वास्ता काम नहीं आया और 16 मार्च 1527 को हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। जब तीर से घायल राणा सांगा हाथी के हौदे में मूर्छित हो गए और राजपूत सेना के पैर उखड़ने लगे, तो सेनापति का झंडा खुद हसन खां मेवाती ने ही संभाला और बाबर को ललकारते हुए उस पर जोरदार हमला बोल दिया। मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध में देश पर वीरगति को प्राप्त हुए। ये पिक्चर है देश अलवर में स्थित हसन खां मेवाती की प्रतिमा। उसके बाद है हुमायूं। 1530 से 1540 ईस्वी तक ये राजा रहा और उसके बाद 1555 से 56 ईस्वी तक। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं जो था वो राज सिंहासन पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठते समय हुमायूं के सामने अफगानों, राजपूतों और अपने सगे संबंधियों के रूप में कई कठिनाइयां थी। उसका स्वभाव जो था वो कैसा था? चंचल था और अफीम का आदी भी था। एक योग्य अफगान सेनानायक सूरसा सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में उसे पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। किसे? हुमायूं को। 15 वर्ष के निर्वासन के बाद, यानी कि 15 वर्ष तक फिर वो भारत से बाहर ही रहा, जो हम ऊपर देख रहे हैं कि 1530 से 40 तक राज्य किया। 40
चौसा कन्नौज के युद्ध, चौसा और कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो 40 के बाद 55, ये जो 15 साल है बीच के, तो ये वो भारत से बाहर रहा। और उसके बाद सूर साम्राज्य के, यानी कि जब शेरशाह सूरी जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका राज्य जो था वो दुर्बल हो गया था। उसके बाद दुर्बल होने के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने फिर से आक्रमण कर दिया और 1556 ईस्वी में हुमायूं की सीढ़ियों से लुढ़क कर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है शेरशाह सूरी। हुमायूं के राज्यारोहण के 10 वर्ष के भीतर ही शेरशाह सूरी ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। शेरशाह सूरी एक योग्य सेना नायक एवं कुशल प्रशासक था। उसके मन में मुगलों के प्रति घृणा का भाव था, यानी कि नफरत थी। मुगलों की कमजोरियों को भली भांति जानता था। 1539 यानी कि 39 ईस्वी में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया। ये हमने जो यहाँ पढ़ा था वही बातें अब डिटेल से बताई जा रही है। उसके प्रयासों से ही मुगल जो है 1540 से 1555 ईस्वी अर्थात 15 वर्षों तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। ये देखिए यहाँ हमने पढ़ा था ना, 30 से 40 तक हुमायूं ने राज्य किया। उसके बाद 1555 से 56 ईस्वी, 56 में उसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। वही चीज हम यहाँ रिपीट हो रही है दोबारा से, क्योंकि हमें यहाँ पर शेरशाह सूरी के बारे में बताया जा रहा है। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी को रायसीन, मारवाड़ एवं कालिंजर के राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसने 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने सड़कें बनवाई, सराय बनवाई, मुद्रा एवं डाक व्यवस्था में कई सुधार किए और भूमि कर व्यवस्था में भी सुधार किए। ये उसकी शासन व्यवस्था है। उसके बाद है अकबर। अकबर मुगल सम्राट हुमायूं तथा हमीदा बानो बेगम का बेटा था। 1542 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। तब उसका पिता जो था वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। अकबर का जन्म राजपूत सियासत अमरकोट में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठा। प्रारंभ में ही उसका सामना दिल्ली के शासक जो था हेमचंद्र विक्रमादित्य से पानीपत के मैदान में 1556 ईस्वी में हुआ। इसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध पहले हम पढ़ चुके हैं, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, और यह पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। हेमचंद्र वीरता से लड़ा, लेकिन भाग्य से अकबर की जीत हुई। तत्पश्चात अकबर से भारत की महान वीरांगना दुर्गावती ने लोहा लिया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने तो जीवन भर अकबर से संघर्ष किया। वह कभी भी अकबर की अधीनता यानी कि उसकी गुलामी जो थी वो स्वीकार नहीं की। अकबर ने धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण करके तीर्थ यात्रा कर वह जजिया कर समाप्त कर दिया। युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर भी रोक लगा दी। इस तरह से राजपूत नीति के द्वारा राजपूतों से उदारतापूर्ण व मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके मुगल वंश के शासन को सुदृढ़ किया और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि कुछ अच्छे काम किए, जिसकी वजह से उसका जो साम्राज्य था वो कैसा हो गया, विशाल हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अकबर का प्रतिरोध यानी कि उसका विरोध किसने किया? मुगल शासन की स्थापना से ही इसका विरोध आरंभ हो गया था। बाबर का विरोध राणा सांगा, हसन खां मेवाती व मेदिनी राय ने किया। अकबर का विरोध हेमचंद्र, दुर्गावती, राणा प्रताप ने किया। बाद में औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करके देश भर में मराठों, राजपूतों, जाटों, सतनामियों, सिखों, बुंदेलों ने मुगल वंश को ही उखाड़ दिया। अकबर के विरुद्ध हेमचंद्र, दुर्गावती व राणा प्रताप के संघर्षमयी प्रतिरोधों का वर्णन निम्नलिखित है। अब सबसे पहले है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये पिक्चर साइड में है हेमचंद्र विक्रमादित्य की। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक है हेमचंद्र विक्रमादित्य।
किस किस के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में 1556 ईस्वी में हुई थी। लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा था। 3 शताब्दियों के बाद जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर वह अपनी सूझबूझ, पराक्रम व प्रतिभा के बल पर प्रधानमंत्री व सेनापति के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीतकर देश की एकता व अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर भरसक प्रयत्न करते रहे। अपने जीवन का उन्होंने फिर बलिदान दिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल, ये कवि थे, अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरनामा में हेमू की प्रशंसा की है। अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि अबुल फजल की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? अकबरनामा। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म जो है वो राजस्थान के अलवर के पास माछेरी गांव में 1501 ईस्वी में, यानी कि विक्रमी संवत 1558 में संत पूर्णदास के घर हुआ था। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही कुश्ती व घुड़सवारी का शौक था। उन दिनों रेवाड़ी जो है एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ईरान और इराक के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी था। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे का व्यापार शुरू कर दिया और शेरशाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। हेमू प्रधानमंत्री व सेनापति के रूप में। शेरशाह सूरी ने हेमू की कदकाठी योग्यता को देखकर उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक अक्षमता को पहचाना और उसे व्यापार व वित्त संबंधी कार्यों के लिए अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। बाद में हेमू के काम से खुश होकर उसे गुप्तचर विभाग का प्रमुख भी बना दिया गया और 1552 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय पुत्र को शासक बनाया गया, लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी। आदिल शाह ने शासन की बागडोर संभाल ली, यानी कि 3 दिन बाद ही उस बच्चे की, जो 12 साल का था, गद्दी पर बैठा था, उसकी हत्या करके आदिल शाह ने गद्दी के लिए शासन की बागडोर संभाली। आदिल शाह एक विलासी, शराबी और निर्बल शासक था। आदिल शाह ने हेमू को शासन की समस्त जिम्मेवारी सौंपकर उसे प्रधानमंत्री तथा सेना का मुख्य सेनापति बना दिया। अधिकतर अफगान सरदारों ने भी आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन हेमचंद्र ने अपने अद्भुत शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए विरोधियों को हराकर आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा की। इसके बाद हेमू को आदिल शाह ने बंगाल भेज दिया। हेमू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया और इसी बीच 27 फरवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। हेमू का राज्याभिषेक व उसकी घोषणाएं। मुगल सेना के दिल्ली व आगरा पर अधिकार होने के बाद आदिल शाह ने हेमचंद्र को लड़ने के लिए भेज दिया। हेमू ने आगरा के मुगल गवर्नर सिकंदर खां उज़्बेक को परास्त कर दिया। वह विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली का गवर्नर तर्दी खान बेग हेमू का नाम सुनकर ही घबरा गया और उसने अकबर से विशाल सेना तुरंत भेजने को आग्रह किया। अकबर के वजीर बैरम खान ने तुरंत पीर मोहम्मद के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। भारतीय इतिहास का यह महान निर्णायक युद्ध 6 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद में हुआ। हेमू बड़े साहस व वीरता के साथ लड़ा और मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। तर्दी बेग मैदान छोड़कर भाग गया। इस युद्ध में हेमू की जीत हुई। आखिर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक
रीति से हेमू का राज्याभिषेक हुआ। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। निस्संदेह यह किसी भी भारतीय के लिए अत्यंत गौरव का दिवस था, यानी कि दिन था। अब हेमचंद्र की ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैल गई, यानी कि प्रसिद्धि। हेमू की वीरता और साहस को देखकर उसके दरबारियों ने उसे समझाया कि हेमू से युद्ध करना मूर्खतापूर्ण होगा। किसको समझाया? अकबर को। अब है पानीपत की दूसरी लड़ाई। जहां दिल्ली में यह विजय दिवस था, वहीं बैरम खां के खेमे में यह शोक दिवस था। आगरा, संबलपुर और अन्य स्थानों के सेना नायकों ने हेमू के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया और काबुल लौटने की सलाह दे रहे थे, परंतु बैरम खां हेमू से युद्ध करने के पक्ष में था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू को समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है, तो हेमू ने भी अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचकर मुगल सेना को 3 ओर से घेर कर पूरी ताकत से आक्रमण किया। हेमू अपने प्रिय हाथी हवाई पर सवार होकर शत्रु से को ललकारता हुआ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। तो इसके प्रिय हाथी का नाम क्या था? हवाई। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर स्थित सुरक्षित स्थान पर रखा गया था, ताकि यदि मुगल सेना हार जाए तो उसको भगाकर काबुल सुरक्षित ले जाया जा सके। हेमू अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व कर रहा था। उसने अपने पराक्रम व शौर्य से मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए। अकबर की सेना में हेमू का भय समा गया। हेमू अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी एक तीर हेमू की बाईं आंख में लगा। हेमू बेहोश होकर हाथी के हौदे में गिर पड़ा। अपने सेनापति को न देखकर सेना में भगदड़ मच गई। हेमू की विजय जो थी वो पराजय में बदल चुकी थी। इस प्रकार एक तीर से भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अकबर ने गाजी यानी कि काफिरों को मारने वाला की उपाधि दी। हेमू का कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे तथा धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिए, ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया। हेमू के रिश्तेदारों व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी गांव सौदापुर यानी कि पानीपत में हेमू का स्मृति स्थल है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अद्भुत शौर्य व वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन में 22 युद्ध जीते एवं 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन किया। अभी ध्यान रखना कितने दिनों तक? 29 डेज तक दिल्ली पर शासन किया। हेमू के संघर्ष की परंपरा को रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया। वह भारत के गगन में एक पुच्छल तारे की तरह था, जो चमका, दमका, धधका और अनंत में विलीन हो गया। उसके बाद है रानी दुर्गावती। हिंदुस्तान वीरों व वीरांगनाओं का देश है। पवित्र धरती ने न केवल पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया, बल्कि अनेक वीरांगनाओं को भी जन्म दिया, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने, धर्म संस्कृति की रक्षा करने और विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने में बराबर का योगदान दिया। ऐसी ही एक वीरांगना थी गढ़मंडला की रानी दुर्गावती, जिसने अपने हाथ में तलवार थामी रणचंडी का रूप धारण कर धर्म, संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांद्रा में स्थित कालिंजर के किले में हुआ था। इनके पिता जो थे प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह थे और रानी दुर्गावती इनकी इकलौती संतान थी। वह सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य और साहसी लड़की थी। शौर्य व साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने बाल्यकाल में ही बंदूक, तीरंदाजी और घुड़सवारी तथा युद्ध कौशल में प्रवीणता हासिल कर ली थी। युद्ध कौशल के साथ साथ दुर्गावती को वीरतापूर्ण व साहस भरी कहानी सुनने और पढ़ने का भी शौक था। पिता कीर्ति सिंह के साथ रहकर उसने राजकाज कार्य भी सीख लिए थे और उनके काम में भी वह हाथ बटाती थी। पिता को पुत्री के सर्वगुण संपन्न होने पर गर्व था। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य व सुंदरता के कारण रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दुर्गावती के शौर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह उसके साथ
करके उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाया था। विवाह के एक वर्ष पश्चात दुर्गावती को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराज संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद दलपत शाह को गोंडवाना का शासक बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से दलपत शाह का निधन हो गया और दुर्गावती ने पुत्र वीर नारायण का राज तिलक करवाकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और संरक्षिका के रूप में स्वयं शासन का संचालन करने लगी। ये भारत सरकार द्वारा रानी दुर्गावती पर जारी किया गया एक डाक टिकट का चित्र है। ये दुर्गावती का प्रशासन एवं प्रजा हित के कार्य। रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासक थी। वह राज कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, दरबार में सैनिक वेश में रहती थी। उसके नेतृत्व में गोंडवाना राज्य के ने बहुत प्रगति की थी। प्रजा समृद्ध वैभव संपन्न हो गई थी। दुर्गावती प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख का हाल पूछती थी। रानी ने जनता की भलाई के लिए मठ, कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। अपने दीवान आधार के नाम पर आधारताल और बचपन की दासी रामचेरी के नाम पर चेरीताल और प्रिय हाथी सरमन के नाम पर हाथी ताल बनवाकर उनकी स्मृति को स्थायी बनाया। उन्होंने नरबली, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा जैसी कुरीतियों से प्रजा को मुक्त किया। दुर्गावती का प्रतिरोध। मुगल शासक उत्तर मध्य भारत में छल कपट, लूट, अपहरण, अत्याचार कर रहे थे। उनकी गिद्ध दृष्टि से कैसे बच सकता था? दुर्गावती का राज्य मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने भी गोंडवाना राज्य पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वह दोनों युद्धों में हार गया। रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा तक सीमा तक फैल गया। रीवा अकबर के सूबेदार आसफ खान के अधीन था और मालवा आदम खान के अधीन था। आसफ खान ने अकबर को दुर्गावती के खिलाफ उकसाया। अकबर आसफ खान की बातों में आ गया और उसने 1564 ईस्वी में आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण के आदेश दे दिए। उन दिनों इस राज्य को गढ़ कटंगा के दोहरे नाम से जाना जाता था। अबुल फजल के अनुसार इस राज्य की सीमाएं पूर्व में रतनपुर से लेकर पश्चिम में रायसिंह तक तथा उत्तर में रीवा से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार के किनारे तक फैली हुई थी। आक्रमणकारी मुगल सेना में 50,000 पैदल घुड़सवार सेना थी, जबकि रानी दुर्गावती की सेना में 20,000 सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। दुर्गावती ने हमलावरों को आगे बढ़ने से तब तक रोके रखा जब तक वह घायल नहीं हो गई। वह 2 दिनों तक बहादुरी से लड़ती रही। बाद में उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को छुरा घोंप दिया। मुगल सेना गोंडवाना की राजधानी पर टूट पड़ी। गोंडवाना का शिशु शासक भी वीर नारायण भी अपने प्राणों की बलि देने तक बहादुरी से लड़ता रहा। आसफ खान को गोंडवाना से बड़ी मात्रा में लूट की सामग्री प्राप्त हुई। उसे भारी मात्रा में सोने, चांदी के सिक्के, सोने के बर्तन, रत्न, मूर्तियां, सोने की बनी हुई पशुओं की आकृतियां एवं अन्य दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई। वीरांगना दुर्गावती ने अपने दुर्गा नाम के अनुरूप अपने देश, धर्म व सम्मान के लिए जीवन का बलिदान कर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। गोंड राजवंश के इतिहास में जितनी प्रसिद्धि दुर्गावती ने अर्जित की, उतनी उस वंश के किसी अन्य शासक ने नहीं की। आज भी उनकी याद में अनेक लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे ये लोकगीत है भारत की। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव। सीमित साधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले तथा अकबर की अधीनता की पेशकश को ठुकराने वाले योद्धा महाराणा प्रताप जो थे का नाम इतिहास में उनकी वीरता एवं अथाह देशभक्ति के कारण दर्ज है। उन्होंने मुगलों की सेना के अजेय होने की धारणा को नष्ट करके सभी राजपूत राजाओं को देश, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने हेतु प्रेरित किया। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष की अमर गाथा है। उनके जीवन में विश्राम का नाम तक नहीं था। महाराणा प्रताप का जन्म जो था वो 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ यानी कि राजस्थान में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता सोनगरा था। उनका बचपन का नाम
कीका था। बचपन में ही महाराणा प्रताप बहादुर एवं दृढ़ निश्चयी थे। सामान्य शिक्षा से लेकर खेलकूद और हथियार बनाने की कला सीखने में भी उनकी बहुत रुचि थी। वे धन दौलत के स्थान पर मान सम्मान और स्वाधीनता को अधिक महत्व देते थे। यहाँ पर ये पिक्चर है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया महाराणा प्रताप का चित्र है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि बप्पा रावल जो है 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। किसने? बप्पा रावल ने। सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उन्होंने 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में सिंहासन पर बैठाया गया। उन्हें अजमेर, बूंदी, जयपुर व अन्य राजपूत राजा भी अकबर की मित्रता के प्रभाव में थे। ऐसी स्थिति हतोत्साहित करने वाली थी, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। यानी कि वो सब जो थे अकबर से मित्रता कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो निराश नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बड़े बड़े सरदारों को बुलाकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ का झंडा न फहरा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर पत्तल में भोजन करूंगा, धरती पर सोऊंगा और बाल नहीं कटवाऊंगा। सभी सरदारों ने उनके साथ प्रतिज्ञा ली। जनमानस को संगठित करके पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाई। ये साइड में है, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के शासक है कुछ। महाराणा प्रताप के शासन के समय अकबर ने अपनी कूटनीति के चलते अधिकतर राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के पास दो ही विकल्प थे, साम्राज्यवादी क्रूर तथा चालाक अकबर की अधीनता स्वीकार करे और दूसरा था भारत की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष। तो महाराणा प्रताप ने दूसरा रास्ता यानी कि संघर्ष का मार्ग अपनाया। अकबर महाराणा प्रताप की बहादुरी, शौर्य व प्रतिज्ञा से भयभीत था। उसने महाराणा प्रताप पर सीधे आक्रमण करने की बजाय मेवाड़ के चारों ओर उनके ऐसे संबंधियों व राजपूतों को शासक बनाया जो उसके विरोधी थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए उसने आमेर के राजा मानसिंह को भी भेजा, लेकिन स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जिन लोगों ने धन व प्रतिष्ठा के लोभ में और भय से यवनों को अपनी कन्या तक दे दी हो, वे उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। ऐसे राजा से संधि करके वे अपने पूज्य बप्पा रावल के वंश को कलंकित नहीं कर सकते। इससे मानसिंह तिलमिला उठा और अपमान का बदला लेने की बात कहकर चला गया। मानसिंह ने दिल्ली पहुंचकर अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर को भड़काया और उसका परिणाम हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के प्रयासों के बावजूद भी अकबर असफल रहा। प्रताप को अनुमान हो गया था कि अकबर मेवाड़ पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेगा और ऐसा ही हुआ। अकबर ने राजा मानसिंह व राणा यानी कि महाराणा प्रताप के जो विद्रोही भाई थे शक्ति सिंह, उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके यहाँ के बहुमूल्य खनिज पदार्थों एवं मेवाड़ से गुजरने वाले आर्थिक व्यापार के रास्तों पर अधिकार करना चाहता था। अकबर को यह भय था कि अगर राणा प्रताप सफल हुआ तो अन्य राजपूत राज्य उसका अनुसरण करने लगेंगे। राणा प्रताप को यह भी विश्वास था कि यदि वह अपने उद्देश्य में सफल रहा तो राजपूतों में आत्मविश्वास का उत्पन्न होगा और वे उसका अनुसरण करेंगे। यानी कि अकबर तो डर रहा था और राणा प्रताप खुश हो रहा था कि यदि वो सफल हुआ तो दूसरे राजपूत राजा भी उसका अनुसरण करेंगे। महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंचे। 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। प्रताप के साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, भामाशाह, झालामान और भील सरदार राणा पुंजा आदि थे। चंद्रावल में घाटी के मुहाने पर भी लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। उनकी सेना में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज हाकिम खान शूर था। महाराणा प्रताप द्वारा
उसको मेवाड़ का सेनापति बनाया गया। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस व सेना के उत्साह को देखकर मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई। मुगल इतिहासकार बदायूनी ने स्वीकार किया कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिकों ने भागकर जान बचाई। मुगल इतिहासकार कौन था? बदायूनी। हाकिम खां सूर हरावल सेना की सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। मेवाड़ के शस्त्रागार के प्रमुख भी थे। वे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने हाथी पर सवार मानसिंह पर अपने भाले से वार किया, परंतु संयोग से मानसिंह जो था बच गया और उसका हाथी लेकर उसे भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में प्रताप का प्रिय व बहादुर घोड़ा चेतक जो था वो घायल हो गया। प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया, लेकिन वे घबराए नहीं तथा अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया। महाराणा प्रताप ने युद्ध की दिशा को मैदान की बजाय पहाड़ों की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तब तक झालामान ने मुगल सेना को रोके रखा और अपने जीवन का बलिदान दिया। इस समय दो मुगल सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया, लेकिन शक्ति सिंह ने यह देखा, जो कि उसका भाई था, उसने दोनों मुगलों को मार डाला और भाई को गले लगा लिया। यहाँ पे है कि ये बीच में राणा पुंजा एक परम वीर भील सरदार थे। वे अपनी भील सेना के साथ हल्दी घाटी में लड़े थे। प्रताप ने उन्हें भाई बनाया था और राणा की उपाधि प्रदान की थी। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उन्होंने प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस ही नहीं रहा। उनमें घायल चेतक ने दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर दुख हुआ। चेतक की स्मृति में यानी कि उसकी याद में बना चबूतरा आज भी उसकी स्वामी भक्ति का संदेश दे रहा है। हल्दी घाटी युद्ध के क्या परिणाम निकले कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। अब वीर प्रताप जो थे वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कविगण महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा में रचनाएं करने लगे। राजस्थान की महिलाएं उनकी वीरता और शौर्य के गीत गाने लगी। देशवासियों में स्वाभिमान का भाव जागने लगा। नाट्य रूपांतर द्वारा प्रताप की शूरता को स्थान स्थान पर दिखाया जाने लगा। राणा का कठिन व संघर्षमय जीवन देखकर वे राजपूत राजा भी शर्मसार होने लगे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। ऐसे राजा महाराज प्रताप के सहयोग का विचार करने लगे। इसी बीच महाराणा प्रताप के पूर्वजों के मंत्री जो थे भामाशाह ने उनसे मिलकर अपनी सारी धन संपत्ति उनको सौंप दी। अकबर ने शाहबाज खां, अब्दुर रहीम व जगन्नाथ कुशवाहा को प्रताप के विरुद्ध लड़ने भेजा, परंतु उन सबको भी हार का सामना करना पड़ा। अब प्रताप ने रक्षात्मक की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई। अक्टूबर 1582 को प्रताप ने मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर पर आक्रमण किया। मुगल सेना नायक सुल्तान खान ने आसपास के 17 थानों के थानोदारों को बुला लिया, लेकिन उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इससे मुगल सेना को वहां से हारकर भागना पड़ा। प्रताप ने कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप को अपने वश में करने में मुगल सेना की बार बार असफलता के कारण अब अकबर में प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस नहीं रह गया था। अब चावंड को प्रताप ने नई राजधानी बनाया। प्रताप ने नई राजधानी किसे बनाया? चावंड को, तथा आसपास के राजाओं को संगठित करने लगे। धीरे धीरे राजपूत राजा महाराणा प्रताप के साथ सहयोग करने लगे। महाराणा प्रताप ने अपनी आक्रामक नीति के अंतर्गत उन किलों को पुनः प्राप्त कर लिया, जिन्हें उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों गंवा दिया था। 25 वर्षों तक मुगल सेना के साथ युद्ध करते करते तथा जीवन में अति संघर्ष के कारण, विश्राम न मिलने के कारण, शरीर जर्जर होने के कारण 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। चावंड में आज भी उनके महलों व भामाशाह की हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं। चावंड के पास बाड़ोली गांव में प्रताप का स्मृति स्थल है। महाराणा प्रताप का आदर्श व्यक्तित्व यानी कि उनकी विशेषताएं।
महाराणा प्रताप अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण जनमानस के प्रिय थे। युद्धों में दिवंगत वीरों के परिवारों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान व सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण व जलाशय बनाने की तकनीक का विकास किया। संस्कारी जीवन जीने की दृष्टि से उन्होंने व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। कौन सा? व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ। प्रताप द्वारा लिखित राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। महाराणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। देश की समृद्धि के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की, सभी संप्रदायों का आदर किया, जनजाति के मुखियाओं को सम्मान देकर समरसता का संदेश दिया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर उनके काल में शैव व वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाते हैं। शैव व वैष्णव धर्म की। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के लिए संघर्ष, नीतिगत आदर्शों का पालन, मानवाधिकार व नारी सम्मान, पर्यावरण व जल संरक्षण एवं सर्वमान्य को आदर महाराणा प्रताप की महानता के प्रमाण है। नेक्स्ट है अब जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। ये कैसा था? विलासी प्रवृत्ति का था। शाही रम्य ने एक पत्नियां उपपत्नियां थी। अहंकारी था, चापलूसों से घिरा रहता था और पिता के जीवन काल में सम्राट बनना चाहता था। उसने ही अबुल फजल की हत्या करवाई थी, जिसने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। जहांगीर की प्रिय पत्नी कौन सी थी? नूरजहां थी और उसके शासन काल पर नूरजहां का प्रभाव दिखाई देता है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी और इस घटना के बाद अर्जुन देव के छठे पुत्र एवं छठे सिख गुरु श्री हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया था। नेक्स्ट है शाहजहां। 1627 से 1658 ईस्वी तक जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। शासक बनने के लिए अपने पिता के समय में ही विद्रोह कर दिया था। शाहजहां में सहनशीलता का अभाव था। धार्मिक रूप से इस्लामी रिवाजों को दृढ़ता से पालन करता था। बनारस, प्रयाग, कश्मीर, गुजरात के मंदिर तोड़े इसने। जोधपुर का राजा जसवंत सिंह और उदयपुर का राजा जय सिंह उसके मनसबदार थे। यद्यपि उसने हिंदुओं को पदों से नहीं हटाया, लेकिन उन्हें ऊंचे पद पर भी नहीं बैठाया। 1657 ईस्वी में शाहजहां जो था वो बीमार हो गया, जिसके कारण उसके 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। उनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, क्योंकि वो धार्मिक, सहनशील और उदार था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था, लेकिन औरंगजेब ने अपनी सभी भाइयों को परास्त कर उनकी हत्या कर दी और अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं सम्राट बन गया। तो औरंगजेब जो था 1658 से 1707 ईस्वी तक उत्तरवर्ती मुगल शासक था। उत्तराधिकार का युद्ध जीतकर अपने पिता को कैद करके औरंगजेब 1658 ईस्वी में सम्राट बना। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अकबर द्वारा हिंदुओं के प्रति अपनाई गई धार्मिक सहनशीलता की नीति व राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति का त्याग कर दिया। तीर्थ यात्रा कर जजिया कर फिर से लगा दिए। हिंदुओं को ऊंचे पदों पर से हटा दिया गया। धार्मिक मेलों पर रोक लगा दी। बनारस, मथुरा के मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनवाई, जिसके फलस्वरूप जाटों, सतनामियों, मराठों, राजपूतों, सिखों, बुंदेलों के विद्रोह हुए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया। उसकी इस नीति व कार्यों के फलस्वरूप मुगल वंश का पतन आरंभ हुआ और 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य बिखर गया। यद्यपि 1857 तक शासन करते रहे मुगल, लेकिन सत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित रही। परवर्ती 11 मुगल शासक निर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए। 18वीं शताब्दी में मराठे एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभरे और वर्षों तक दिल्ली पर उनका प्रभुत्व छाया रहा। अब ये कुछ मुख्य बातें हैं। प्रसिद्ध मुगल इतिहासकार
अहमद यादगार के रूप में हरियाणा के कैथी जिले के मोहन सिंह मंडार ने मुगल शासक बाबर की सेना का प्रबल विरोध किया। हेमचंद्र विक्रमादित्य के पिता का नाम संत पूर्णदास था। हेमचंद्र विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान यानी कि कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख जो था हाकिम खान सूर था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। मेवाड़ के प्रसिद्ध धनी सेठ भामा शाह ने अपनी सारी धन संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी और प्रताप ने इस धन संपदा से सशक्त सेना का यानी कि फिर से एक अच्छी सेना का निर्माण किया था। रानी दुर्गावती के पति दलपत सिंह गोंडवाना के राजा थे। उनके पुत्र का नाम वीर नारायण सिंह था। रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार पराजित किया था। अब हमारे क्वेश्चन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को भील सरदार डैश ने सहायता की थी। तो कौन था वो? भील सरदार था राणा। ठीक है। दुर्गावती डैश की रानी थी, गोंडवाना की रानी थी दुर्गावती। महाराणा प्रताप ने डैश को अपनी राजधानी बनाया। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल डैश से भारत आए थे। मुगल मध्य एशिया से भारत आए थे। वे तुर्क व मंगोल जाति का मिश्रण माने जाते हैं। मुगल और मुगल चगताई भाषा बोलते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में। अब यह है उचित मिलान करें। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य। कालिंजर का किला है रानी दुर्गावती का जन्म स्थान। जन्म 1524 ईस्वी में हुआ था। जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। अकबर ने जजिया कर हटा दिया था लेकिन इसने फिर से लगा दिया था। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा 1527 ईस्वी में। आओ विचार करें। हेमचंद्र विक्रमादित्य के विषय में टिप्पणी लिखे। तो ये अब पेज नंबर 4, 5, 6 वहां से इसके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। पेज नंबर 4, 5, 6। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये है हमारा पेज नंबर 10, 11, 12 पे इसका विस्तृत वर्णन है हल्दी घाटी युद्ध का। दुर्गावती के प्रतिरोध का वर्णन है हमारा पेज नंबर 8 पर। पीछे देख सकते हैं आप, पीछे 8 नंबर पेज से, वहां से आप लिख सकते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन पर एक निबंध लिखना है। तो ये है 12 नंबर पेज से स्टार्ट होगा। 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9 ऐसे चलेंगे हम, फिर इसका कंप्लीट लिखा जाएगा। मोहन सिंह मंडार का मुगलों से संघर्ष पर एक नोट मोहन सिंह मंडार का है पेज नंबर 2 पर। हाकिम खान सूर एवं हसन खान मेवाती ने मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध में क्या भूमिका थी इसकी? तो ये है पेज नंबर 3, 10 और पेज नंबर 11 पर। वहां से हमने लेसन पढ़ लिया है तो वहां से आप अपने आप भी लिख सकते हो। जो आपका 5 नंबर के हिसाब से लिखना, ताकि 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन ना आए तो उससे आप आराम से आंसर दे सको। हम बड़े को तो छोटा कर सकते हैं लेकिन छोटे को बड़ा करना मुश्किल होता है। क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो मुगल वंश की नींव कब और किसने रखी थी? ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें छोटे भी क्वेश्चन आ जाएंगे और बड़े भी बन जाएंगे। तो मुगल वंश की नींव कब और किसने रखी? मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। अभी यहाँ छोटे क्वेश्चन कौन कौन से बन गए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ?
1526 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए और किस युद्ध प्रणाली का सहारा लिया? तो बाबर ने भारत पर 1519 से 26 तक 5 बार आक्रमण किए और 5वें आक्रमण में बाबर ने भारत में पहली बार तोपों और तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये 5वां आक्रमण ही था जिसे पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं हम, और पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा कि बाबर के आक्रमण के समय भारत में सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक कौन था? तो ये था राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं, सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक था। इन्होंने भारतीय राजाओं को एक संघ का रूप दिया जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती और पानीपत में परास्त हुए अफगान जो थे वो शामिल थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा के पास बाबर से इनका युद्ध हुआ था जिसमें कोई विजय नहीं हुआ था। ठीक है। हुमायूं को दिल्ली से बाहर किसने खदेड़ा? तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं राज सिंहासन पर बैठा था। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में उसे पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ा था और 15 वर्षों के बाद यानी कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। 10 साल तक हुमायूं ने राज्य किया था और 1539 यानी कि 1539 और 40 में ये युद्ध हुए थे। कौन से? चौसा और कन्नौज के युद्ध। इसमें हुमायूं की हार हुई थी और उसे दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया था। दिल्ली से क्या, पूरे बाहर से ही बाहर उसको कर दिया था। और दिल्ली पर फिर से अधिकार कब हुआ था इसका? 15 वर्ष तक इसे भारत से बाहर रहना पड़ा। 15 वर्षों के बाद इसने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौसा और कन्नौज का युद्ध 1540 से, चौसा का हुआ था 39 में, 39 में और ये 40 में। कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इसका जो राज्य था वो कमजोर हो गया था और उसके बाद ही 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया था। कुछ एक्स्ट्रा भी है, हम प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे अब कि कब और किसके बीच हुए। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संग्राम सिंह व हसन खां मेवाती 2 बंदे थे इधर और इसमें कोई विजय नहीं हुआ था। थर्ड है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ये दोनों ही युद्ध सेम ही बंदों के बीच हुए थे और दोनों में ही शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, तभी तो उन्होंने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ा था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने राजा मान सिंह और शक्ति सिंह, जो कि महाराणा प्रताप का ही विद्रोही भाई था, उसको भेजा था और इसमें भी किसी की भी विजय नहीं हुई थी। और 2 युद्ध और हैं ये बीच में आए थे, जो चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध 1528 में और 29 में, दोनों में ही बाबर की विजय हुई थी। बाबर उज्बेकिस्तान का निवासी था।